नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आएंगे उस पर, पहले बात कर लें। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम लोग जो इतिहास खत्म कर रहे होंगे, हिस्ट्री पार्ट को ऐसे खत्म करेंगे। ऐसे खत्म करने का मतलब ये कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे अभी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे या फॉर्म फिलअप क्या हो, अभी आपका बीपीएससी में आपको पता है कि अप्रोक्स 2000 के आसपास वैकेंसी है और जो 10 गुना चयन करेगी मेंस के लिए, यानी कि 20,000 स्टूडेंट यहाँ पे चयन होंगे। और देन इससे आपको 5,000 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इस 5,000 में 2,000 का सिलेक्शन होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं पहले तो ये 20,000 के संख्या में शामिल होना है। तो बीपीएससी में आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, इधर आपका एनटीपीसी को भी पूरा मैं कवर करवाऊंगा हिस्ट्री के सेक्शन में, बीपीएससी भी कवर होगा। बीपीएससी कवर है यानी कि आपका जेपीएससी कवर हो जाएगा। अगर आपका एनटीपीसी कवर हो रहा है तो आपका स्टेट में, जैसे कि कई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्साइज कांस्टेबल के, फिर झारखंड फील्ड वर्कर के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा हिस्ट्री के सेक्शन में मेरे भाई, ठीक है। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, एक तो आपका टेंशन हिस्ट्री का खत्म है कि आपको अलग से एनटीपीसी के लिए पढ़ना पड़ेगा या अलग से आपको बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा, जेपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक्साइज के लिए पढ़ना पड़ेगा या दरोगा के लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। नेक्स्ट, हिस्ट्री के साथ साथ आपका ज्योग्राफी का सेक्शन भी, आपको वीडियो भी मिल गया होगा, आपको या नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी भी हम लोग पूरे शिद्दत से खत्म करेंगे। 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास का पूरा एनसीईआरटी, मतलब अब हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर कर ही रहे हैं। इसका मतलब कोई भी एग्जाम आपका नहीं बचेगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं बचेगा, चाहे एक्साइज हो चाहे दरोगा हो, कोई भी एग्जामिनेशन। अब आइए, ज्योग्राफी का भी टेंशन आपका मैंने खत्म कर दिया, हिस्ट्री का भी सेक्शन खत्म कर दिया है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका साइंस। देखिए, साइंस में अगर बात किया जाए तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का टेंशन से मुक्ति आपको मिल जानी चाहिए एनटीपीसी के लिए, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए। हाँ, जो मैंने साइंस पढ़ाया है उसमें बहुत कुछ चीजें बचा हुआ है अभी केमिस्ट्री के खास करके सेक्शन में, तो वो वीडियो अपलोडेड हो रहा है। देखिए, पॉलीमर अपलोडेड हो गया है, मिक्सचर सॉल्यूशन अपलोड हो गया है, अब फ्यूल चैप्टर आएगा, केमिकल रिएक्शन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, फिर आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है जो आपका एनटीपीसी बीपीएससी पूछता है मेरे भाई। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे तैयार मैं कराऊंगा कि हर एग्जाम को आपको चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। बाकी फिर से पॉलिटी, तो देखिए, पॉलिटी में जो मैंने नोट्स रेडी किया, मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी भी खत्म करवा दूं आपका हर एग्जामिनेशन के लिए, कोशिश रहेगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए अकेले सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन पॉलिटी का जो नोट्स है मेरे पास पूरा निचोड़ वो लक्ष्मीकांत का, उसमें थोड़ा सा आप अपने एंड से अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो वो पूरा पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से कि एटलीस्ट आप देखिए, इकोनॉमिक्स का ज्यादा वेटेज होता नहीं है बीपीएससी में, एनटीपीसी में जो होगा, उसके अलावा एक्साइज में, दरोगा में जो होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी का मैंने जितना भी कोशिश करना कंसेप्चुअली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से आप देख ले सकते हैं कि अगर आप ये हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, विजेता बैच जो हम लोगों ने नाम भी रखा है, देखिए नाम विजेता बैच है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करना भाई, एट द एंड आपको अपने तरफ से तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। मैं पूरा 100% दूंगा अपना, ठीक है ना, लेकिन 100% में आपका काफी काम चीज मैं आसान कर दूंगा। बाकी चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। तो चलिए भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये हिस्ट्री वगैरह क्या क्या चीजें होती है। देखिए, आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा हिस्ट्री में, सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब क्या है, इतिहास, ठीक है ना, क्या है वो इतिहास। अब आप किसको इतिहास कहेंगे, क्या कोई घटना कल घट गई है क्या उसको आप इतिहास कहेंगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि अतीत में कोई भी घटना, अतीत में कोई भी घटना अगर घट गई है तो क्या आप उसको इतिहास का नाम देंगे, नहीं सर। तो कब नाम देंगे, जब इसका क्या किया जाएगा, इसका भी क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। अब इसका रिसर्च करने का मतलब क्या है, तो अभी आपको मैं बतलाऊंगा। एक सोर्स है आपका पुरातात्विक सोर्स, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत है, और एक है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है, एक है आपका साहित्यिक स्रोत। अब जब कोई भी घटना घटी है, अब उस घटना के दौरान कोई भी चीज की प्राप्ति हुई, जैसे कि हम कहेंगे कि एक स्टोन की हमें प्राप्ति हुई है, अब इस स्टोन का क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। अब रिसर्च कैसे किया जाएगा, एक तो आपके पास है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति और एक है आपका यूरेनियम डेटिंग पद्धति।
अब ये क्या है इसको पहले समझिए। देखिए हिस्ट्री अचानक से ऐसे नहीं स्टार्ट कर देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया भाई, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे ऐसे नहीं, चीजों को समझिए पहले। अब ये कार्बन 14 डेटिंग पद्धति मतलब क्या है और यूरेनियम डेटिंग पद्धति का मतलब क्या है। तो देखिए कार्बन 14 जो पद्धति है इसके द्वारा कोई भी जीवाश्म, देखिए जीवाश्म का मतलब क्या है, जिसमें जीव के अंश है, यानी कि कोई भी जीव जंतु, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं कि 50 साल पुराना कोई एक कंकाल तंत्र मिला हमें, ठीक है, यानी कि जीव का एक अंश मिला है, यानी जीवाश्म मिला है। तो ये कंकाल कितना पुराना है इसका हम कैसे पता कर सकते हैं, तो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से पता कर सकते हैं। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु मिली है, जैसे कि कोई हमें औजार मिला भाई, ठीक है ना, कोई भी औजार या कोई उपकरण हमें मिला है, काफी पुराना उपकरण है। अब ये कितना पुराना उपकरण है इसका हम पता कैसे करेंगे, यूरेनियम 14 से, यानी कि कोई भी निर्जीव वस्तु की आयु कितनी पुरानी है उसका हम कैसे पता करेंगे, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। और कोई भी सजीव वस्तु की अगर हमें आयु पता करनी है कि वो कितनी पुरानी है तो उसे हम कैसे पता करेंगे, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से पता करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है सर। तो अतीत में कोई भी घटना घटी है और आपको जैसे ये स्टोन प्राप्ति हुआ, तो अब ये स्टोन क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो इसको यूरेनियम से क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। अब रिसर्च करने के बाद अब एक विभाग है जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये सारा चीज करती है। कोई भी पुरानी चीजें अगर हमें मिल रही है तो उस पर रिसर्च किया जाएगा, कितना साल पुराना है, क्या चीजें नहीं है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है। उस पर भी हम लोग आएंगे, उससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो जब कार्बन 14 डेटिंग या फिर यूरेनियम डेटिंग पद्धति से सिद्ध हो गया कि ये इतना साल पुराना है, तब जाकर के हम उसे क्या नाम देते हैं, इतिहास का नाम देते हैं। मतलब कि कोई घटना घटी है और वो घटना अगर क्या है, ये सोर्स से अगर वो पुरातात्विक स्रोत कोई मिला है, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब कोई मकान का कोई पार्ट टूटा हुआ मिल गया, कोई स्मारक मिला है, कोई किला मिला है, तो उस पर क्या किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस पर क्या करेगी, अध्ययन करेगी। अब वो कोई निर्जीव वस्तु है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, और कोई सजीव वस्तु मिलेगा तो उसे हम कैसे रिसर्च करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से पता करेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना पार्ट को पहले हम लोग हटा लेते हैं। ये तो हमने पता कर लिया भाई कि कोई भी चीजों का हम पता कैसे करते हैं कि इतिहास का वो कौन सा चीज कितना पुराना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये इतनी ईस्वी पुरानी, तो कैसे पता करेंगे, ये तो हमें पता चल गया। ये एक पद्धति है कार्बन 14 और एक है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। कार्बन 14 मतलब कोई सजीव वस्तुओं का अगर हमें आयु सीमा जाननी है तो उससे पता करेंगे, और कोई भी निर्जीव वस्तु है उसकी उम्र कितनी पुरानी या वो चीज कितना पुराना है वो हम पता कर सकते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अब देखिए इतिहास को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि जिसे हम नाम देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। प्राचीन भारत का इतिहास कहने का मतलब क्या है, तो समझिए जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो शासक मिलेंगे सारे के सारे हिंदू धर्म के शासक में, यानी कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम धर्म, कोई भी इस्लाम धर्म की बात नहीं होगी। तो ये समय प्रारंभ से लेकर के जो ईस्वी चलेगी आपका, ये होगा आपका 647 ईस्वी। अब ये ईस्वी क्या है, ईशा पूर्व क्या है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। सारा चीज आज का क्लास आपको समझा दूंगा मैं, पूरा इतिहास का। यानी प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो मेनली कौन से धर्म में यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा प्राचीन भारत के इतिहास में, तो हिंदू धर्म का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास में। यानी कि हम किसके शासन के बारे पढ़ रहे होंगे, हिंदू धर्म के शासन के बारे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, मध्यकालीन यानी हम इसको लिख सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब देखिए मध्यकालीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। एक तो हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल, ठीक है ना, एक हम क्या नाम देंगे, पूर्व मध्यकाल का नाम देंगे, और एक हम नाम देंगे उत्तर मध्यकाल का नाम देंगे। एक क्या नाम देंगे हम लोग, उत्तर मध्यकाल का नाम देंगे। अब समझिए पूर्व मध्यकाल कहने का मतलब है यहाँ पे हम किसके शासन के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत रहे, ठीक है ना, उनके जो शासन की जो पद्धति जो सिस्टम रही है उसके बारे में पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। और ये पूरा का पूरा उत्तर मध्यकाल जो है, जो मुस्लिम जो रहे हैं, जो मुस्लिम शासन रहे हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था रही है उसके बारे हम लोग उत्तर मध्यकाल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर डेट की बात किया जाए तो ये 650 से लेकर के 1200 ईस्वी तक चलेगी, और ये आपका 1200 लेकर के 1757 तक, ठीक है ना, 1757 ईस्वी तक आपको यहां तक हम लोग बातें करेंगे उत्तर मध्यकाल की। यानी कि ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। एंड देन तीसरा जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं आधुनिक भारत का इतिहास,
देखिए आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको भी समझिए। आधुनिक भारत का इतिहास कब स्टार्ट होगा, तो सिंपल सी बात है 1757 में जब उत्तर मध्यकाल खत्म हो रहा है, यानी मध्यकाल मेडाइवल हिस्ट्री खत्म हो रही है, तो 1757 से लेकर के भारत जब आजाद होगा 1947 तक हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मेनली अंग्रेजों का शासन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंग्रेज भारत आते हैं, जो भारत तो सोने की चिड़िया होती है उसको लूट पाट करती है ये अंग्रेज, तो वो क्या क्या चीजें करती है उसके बारे हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, एक होगा पूर्व मध्यकाल, एक होगा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, राजपूतों का जो शासन रहा है, उनकी जो शासन पद्धति रही है, उन्होंने जो सामंतवादी प्रथा चलाई थी उसके बारे हम यहाँ स्टडी करते हैं 650 से लेकर 1200 ईस्वी तक। और फिर से 1200 से लेकर 1757 में उत्तर मध्यकाल कहलाएगा, जिसमें मुस्लिमों का जो शासन रहा, मुस्लिमों का जो आगमन हुआ भारत में, वो किस प्रकार से शासन किए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास में हमने क्या बताया कि यहाँ मेनली जो है हिंदू धर्म, कोई भी धर्म की बातें नहीं है यहाँ पे, हिंदू धर्म होंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदू धर्म ने जो भी हिंदू धर्म के जो शासक रहे हैं, उन्होंने जो शासन किया है उनके बारे हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। टाइम पीरियड स्टार्टिंग से लेके 647 ईसा तक। इसके बाद आपका अंतिम जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1947। और यूपीएससी वगैरह पढ़ेंगे तो आप 1964 या 1961 तक वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजों का जो आगमन हुआ, अंग्रेज किस प्रकार से भारत में शासन किए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ आपका आधुनिक भारत का इतिहास भी चलेगा, ठीक है ना। आधुनिक भारत का इतिहास का भी लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक साथ हम लोग दोनों चीज को खत्म करेंगे। देन देखिए ये आपका हर एग्जाम के लिए, और खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई रामबाण ये है, लेकिन याद रखिएगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा चीज है ना कि आपको इंटरेस्ट नहीं जगेगा प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप समझे नहीं है तो, और अगर आप समझ करके पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में भी। तो बताइए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, ये क्लियर है। तो अब हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या। देखिए इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्त तो तरीके से पढ़िए, नहीं तो फिर आप कहाँ खोइएगा इतिहास में, समझ में नहीं आएगा। और ऐसे पढ़ना है कि हमें एग्जामिनेशन क्रैक भी कर लेनी है और नॉलेज भी ले लेनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले ये जानिए तो हमारा सिलेबस क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले स्रोत के बारे पढ़ेंगे, सोर्सेस के बारे पढ़ेंगे। इसमें आखिर क्या पढ़ना है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसमें कोई भी चीज आया या कोई भी चीज मिला, मानव का जो उद्भव हुआ है, कोई जानवर पालतू पशु बना है, लोग कैसे रह रहे थे, ये सारी सोर्सेस जो हमें मिली है ना, कहां से मिली, इसके बारे पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले होंगे पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज की जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है, देखिए नाम में आ रहा है स्टोन यानी कि पाषाण, पीस ऑफ पाषाण यानी कि पत्थर का ये युग होगा। पत्थर का युग मतलब समझ में आता है। देखिए अभी कौन सा युग है, अभी आप में से जो लोग हम और आप जो जीवित है इस युग में क्या है, इस युग को हम लोग कहते हैं आयरन एज, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं, आयरन एज का नाम देते हैं, यानी कि हम इसे क्या नाम देते हैं, लोह युग का नाम देते हैं। अब ये नाम कैसे पड़ता है ना, इसको भी समझिए, ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कौन सी चीज ज्यादा यूज हो रही है। जैसे कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया, तो हर एक चीज क्या है अब आपका डिजिटल हो गया। इसी प्रकार अभी के कोई भी चीज में आप देख लीजिए, आप अगर घर में रह रहे हैं तो घर में भी आयरन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। वो घर बना है तो पिलर पे खड़ा हो रहा है। पहले के समय में क्या था, पिलर का सिस्टम नहीं था। अब इसको छोड़िए, घर के दरवाजे वहां पे भी आयरन, वहां पे भी लोहा, और भी कोई कार्य को देखिए, कोई भी मशीन, कोई भी इंडस्ट्री चले जाइए वहां पे आयरन, यानी कि लोह युग में अभी हम लोग जीवित हैं। तो सबसे पहले जो इंसान ने सबसे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल किया वो कौन था, आपका पत्थर। तो उसको हमने क्या नाम दिया, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज का नाम दिया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि जो शहर का जो डेवलपमेंट होगा वहां पे, सोचिए कितने साल पुराने हम लोग ईसा पूर्व के बाद पहले, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे पूर्व की हम लोग बातें भी करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा, पूरा कैलेंडर आपको समझाऊंगा, शक संवत, विक्रम संवत, ये सारा चीजें पढ़ाऊंगा भाई। ये एडी का मतलब क्या, एनो डोमिनी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब, ये सब चीज मैं आपको समझा दूंगा आज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपका। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, यानी कि ऋग वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पढ़ेंगे, यानी जो वेद लिखे गए हैं
और बहुत सारे वेद देखिए स्टार्टिंग में लिखे नहीं गए थे, ऋषि मुनियों ने कह दिया है तो वो वेद का फॉर्म ले लिया। कोई जैसे कि ऋग वैदिक आप पढ़िए, उत्तर वैदिक पढ़िए, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके क्या है, आपको लेखक मिलते हैं ना, लेकिन कोई ऋग वैदिक उत्तर वैदिक का कोई लेखक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे एक स्टोरी बोला गया, एक ऋषि मुनि ने कुछ आगे कर दिया, दूसरा ऋषि मुनि, मतलब बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा तो वो ऋग वैदिक बन गया, ऋग वैदिक के फॉर्म का वो, मतलब ऋग वैदिक काल वो कहलाया। तो कोई लिखित रिटन सोर्स इसका नहीं मिलेगा आपको, मतलब कोई लेखक इसके नहीं मिलेगा। अब जैसे महाभारत आप पढ़िए तो उसका एक राइटर आपको मिलेगा, तो वो लिखित है आपका, ठीक है ना। चलिए इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के काल के बारे पढ़ेंगे, इसी में हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे देखेंगे, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। तो सिलेबस क्लियर है भाई। अब एक चीज और यहाँ बताना, देखिए सबसे पहले इंसान पत्थरों का सबसे बहुत ज्यादा यूज किया, स्टोन एज इस्तेमाल किया। अब ये हड़प्पा सभ्यता में क्या करेंगे, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर क्या है, एक धातु। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का इस्तेमाल किया था, तो याद रखना है भाई, कॉपर धातु का इस्तेमाल किया था। और ये हड़प्पा सभ्यता जब आएगा तो हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाएगा कि इसमें जो है कॉपर के साथ साथ एक टीन मिला करके एक मिश्र धातु बनाया जाएगा, यानी कि अलॉय बनाया जाएगा, जिसे कहेंगे कांसा यानी कि ब्रॉन्ज कहेंगे। तो इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहते हैं। मैंने क्या कह दिया सर, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं एक बार फिर से। देखिए हिस्ट्री बहुत समझने वाली चीज है, अगर समझ गए तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा, अगर नहीं समझे तो फिर ये बहुत बोरियत लगेगा भाई। देखिए मैंने ये बोला कि क्या है, युग के बारे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। युग के बारे मैंने बताया। देखिए युग में आपको 2-3 युग समझिए, एक आपको समझ में आएगा पाषाण युग कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, पाषाण युग कहेंगे या पाषाण काल भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात बोला जाएगा कांस्य युगीन, ठीक है ना, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन यानी कि कांस्य युग हो गया, और एक होगा आपका लोह युग, ठीक है ना, एक होगा आपका लोह युग। पाषाण काल में लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा पा से पाषाण, पा से पत्थर, ठीक है। इसके बाद पत्थर के बाद क्या किया जाएगा, लोग पत्थर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए। पत्थर के साथ साथ फिर सबसे पहले कौन सा धातु का इस्तेमाल किए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर धातु। तो कॉपर धातु, देखिए यहाँ एक चीज छूट गया, इसको मैं 1 मिनट, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं थोड़ा, 1 मिनट मेरे भाई। यहाँ पे ताम्र पाषाण काल को भी हम लोग एक साथ कवर कर लेते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इंसान ने क्या किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने आपको क्या बताया सर, सबसे पहले इंसान ने क्या किया, पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया। अब पत्थर के साथ पहला धातु क्या इस्तेमाल किया, धातु कौन सा था, तो कॉपर था, तो जिसको हमने क्या नाम दिया, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ये सारा चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला धातु का इस्तेमाल कर लिया, तांबा। अब कांस्य युगीन इसके बाद क्यों कहलाया, क्योंकि हमने क्या किया, तांबा के साथ साथ हमने धातु एक टीन मिलाया, और टीन मिला के हमने एक मिश्र धातु बना दिया। ये मिश्र धातु क्या कहलाया, कांसा, यानी लोग कांसे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए हमने इसको कहा कांस्य युगीन। ताम्र पाषाण काल हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने तांबा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ तांबा धातु। तो पहला धातु अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा, अब आपको तांबा धातु का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लिए थे, इसीलिए यहाँ कहलाया ताम्र पाषाण काल। पत्थर का इस्तेमाल किया इसलिए हमने क्या कहा, पाषाण काल। और हमने पहला कांसा मिश्र धातु, पूछेगा मानव ने सबसे पहले कौन से मिश्र धातु बनाए, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज, कांस्य, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ब्रॉन्ज एज। और अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो जी रहे हैं जिस दुनिया में, उसे हम क्या नाम देते हैं, लोह युग, या फिर हम इसे कहते हैं आयरन एज। नाम में ही आ रहा आयरन, तो आपको समझ में आ रहा है लोहा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, यानी अभी ज्यादा कीमती अगर देखेंगे तो लोहा है भाई। अब आप कहेंगे भाई सोना डायमंड भाई काफी ज्यादा यूज में है या लोगों का डिमांड है, तो देखिए लोहा हर घर में मिलेगा। क्या सोना हर घर में मिल सकता है, डायमंड हर घर में मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसलिए काफी डिमांडेबल, काफी प्राइजेबल बोल सकते हैं लोहा है अभी के समय में। फिर जब सबके घर में सोना मिलने लगेगा तो वो होगा गोल्ड एज। तो अभी सबके घर में नहीं है ना भाई, कुछ लोगों के घर में जो बहुत अधिक अच्छा फाइनेंशियली सिचुएशन उनके घर में मिलेगा, लेकिन लोहे के घर आपको हर जगह मिलेगा। लोहे का घर मतलब घर है तो पिलर से खड़ा है, या करकट भी है तो भाई वहां पे लोहा इस्तेमाल होगा ही होगा। तो समझ में आएगा, ये युग के बारे में आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको भी हम लोग पहले थोड़ा साइड कर लेते हैं चीजों को। देखिए इसी तरह से करते करते मैं पूरा माइंड आपको मैप में यहाँ पे क्रिएट करवा दूंगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। चलिए सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमें क्या क्या पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे स्रोत के बारे में, देन सर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में क्या पढ़ेंगे सर, इसमें लोगों ने क्या इस्तेमाल किया होगा सर, पत्थर इस्तेमाल किया होगा।
इसके बाद पाषाण काल के बाद हम एक क्या पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे, मतलब इसमें लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबसे पहले धातु का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया। क्या होगा वो धातु, तांबा। तांबा के साथ फिर क्या कर दिया गया, टीन मिला दिया गया। टीन मिला दिया गया यानी क्या बन गया आपका मिश्र धातु। कौन सा मिश्र धातु, कांसा। और यही कांस्य युगीन क्या कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या किए थे, पहला मिश्र धातु का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर वेद आए, बहुत सारे वेद लिखे गए हैं, बहुत सारे वेद नहीं लिखे गए हैं। अब जो लिखे जाएंगे उनके लेखक होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। क्लियर है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है। चलिए सिलेबस हमारा क्लियर है सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके चीजों को, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, समझ में आ गया ना। हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें सबसे पहला चैप्टर खत्म करना है सोर्स। तो कोशिश है आज ये पूरा चैप्टर खत्म करना है और ये चैप्टर पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए, छोटा नहीं है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बीपीएससी का भी आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए, सोर्स। तो देखिए, अब अगर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके पास कोई स्रोत तो होना चाहिए ना। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, तब तो आप जाकर के उसकी जानकारी लेंगे। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास का पुस्तक खरीदेंगे, तो वो क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो अगर हमें इतिहास की जानकारी लेनी है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, सोर्स होनी चाहिए। तो हमारे पास दो तरह के स्रोत होते हैं, एक है आपका पूरा तात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी इंग्लिश में कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और एक है आपका लिटरेचर सोर्स। यानी क्या है इसका मतलब, सबसे पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, पूरा तात्विक स्रोत का मतलब यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये। इसका एग्जाम्पल पहले समझिए। पहले तो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल समझने से पहले ये समझिए, मैंने आपको बताया था एक विभाग के बारे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जैसे मान के चलिए कि कोई भी खनन किया गया, ठीक है ना, खनन किया गया है। अगर खनन किया गया है, मान के चलिए कि हमें रेल का पटरी बिछाना था, बहुत पहले की मैं बातें कर रहा हूँ, रेल की पटरी बिछानी है, तो हमने क्या किया, खनन किया। तो इस खनन करने के दौरान हमें कुछ चीजों की प्राप्ति हो रही है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगी, इस जो भी चीज की हमें प्राप्ति हुई उसका क्या करेगी, वो अध्ययन करेगी। अब अध्ययन करने के बाद, या अगर वो निर्जीव वस्तु है तो उसको क्या किया जाएगा, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, या फिर अगर वो आपका सजीव वस्तु है तो वो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से उसका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है, एक आपका क्या एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कोई भी चीज अगर हमें पुरानी वस्तुएं मिलती है, वो कितना पुराना है, क्या चीजें हैं, किससे किसका संबंध है, वो हमें कौन बतलाता है, यही इसके ऊपर अध्ययन करने का काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। अब ये क्या करेगी, कोई भी खनन करवाई है, ठीक है ना। अब खनन कराने के दौरान, यानी कि उत्खनन कराने के दौरान जो भी अवशेष मिलते हैं, जैसे कोई भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि कोई अभिलेख मिला है, अभिलेख मतलब कि कोई पीलड़ मिला, ठीक है ना, कोई पीलड़ मिला है और उसमें कोई भी चीज लिखी हुई है। अब ये लिखा हुआ, अब शायद इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके ऊपर रिसर्च करेगी, अनुसंधान करेगी, उसका रख रखाव करने का काम करेगी, उस पर रिसर्च करेगी, ठीक है, अनुसंधान करने का काम ये कौन करता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। क्लियर है यहाँ पे। अब ये पूरा तात्विक स्रोत मतलब क्या है कि आपका जो इतिहास है, दो तरह से हमें जानकारी मिली है। एक तो पूरा तात्विक स्रोत से जानकारी मिली है, यानी आप जो भी इतिहास आज पढ़ रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे हमें कहीं से तो जानकारी मिली होगी ना भाई, क्या किताब पहले से या नहीं, उसको बाद में लिखा गया, तो वो हमें जानकारी कैसे मिली, तो एक तो पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिली और एक किताब में लिखी थी हमें उससे जानकारी मिली। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत का मतलब कि जैसे कोई अभिलेख मिला, कोई पीलड़ मिला है, अब उसमें लिख दिया गया है कोई भी चीज, तो या फिर वहां पे कोई चित्र बना दिया गया घोड़े का, इसका मतलब ये कि उस समय घोड़ा जो जंतु है काफी महत्वपूर्ण था लोगों के लिए, या उस समय घोड़ा वहां पे पालतू पशु था। कुत्ता है तो कुत्ता पालतू पशु है। किसी का मकबरा मिल रहा है और मकबरे में कोई जानवर भी उनके साथ दफनाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि वहां पे प्रथा चलती है कि मनुष्य के साथ वो जानवर भी दफनाया जाता था उस समय, जो भी जानवर मिलेगा, कुत्ता है तो कुत्ता, बकरी है तो बकरी दफनाया जाता था। इस प्रकार से हमने इतिहास को जाना, फिर हमने इतिहास को लिखा।
तो पुरातात्विक अभिलेख हो गया, कोई पत्थर मिला, स्टोन मिला, तो स्टोन से हमने पता किया कि पहले के जो लोग थे पत्थर बड़े बड़े साइज के मिले, फिर पत्थर छोटे छोटे साइज के भी मिले, कुछ पत्थर नुकीली साइज के मिली। यानी इससे समझ में ये आया कि स्टार्टिंग में जो औजार के रूप में इंसानों ने क्या इस्तेमाल किया, पत्थर को इस्तेमाल किया। लकड़ी मिली, लकड़ी के क्या मिले, पहिए मिले, तो हमें यह समझ में आया कि सबसे पहले जो पहिया जो बना मिला वो क्या चीज का मिला, लकड़ी का मिला था बना हुआ। कई सारे धातुएं मिली, फिर हमें कई सारे गुफा हमने खोज किया, गुफा में कई तरह के चित्रकारी की हुई है। यानी कि यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लोग जो थे नर्तकी के काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे, नर्तकी होते थे, अच्छी खासी चित्रकारी पेंटिंग होती थी। यहाँ पे कौन सी चित्रकारी सबसे पहले मिला, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा में मिली। तो ये सारी चीजें हमें, ये सारी चीजें जो आपकी पुरातात्विक स्रोत है। मॉन्यूमेंट जैसे कि कोई किला मिला, तो किला से हम ये समझे कि उस समय का जो आर्किटेक्चर था या फिर जो वस्तुकला थी वहां पे बनाने की पद्धति कैसी थी, किला इस प्रकार से बनाया जा रहा था या ऐसे बनाया जा रहा था। ये सारी चीजें हमें स्टडी करने के कैसे मिली, जब हमें ये पुरातात्विक स्रोत की हमने उत्खनन की, ठीक है ना। उत्खनन करने के दौरान हमें जब कुछ कॉइन्स मिले, कोई सिक्के मिले, तो हमें यह पता चला कि वहां पे कौन सा मुहर चलता था। सिक्के में कोई जानवर का अगर मुहर है तो वो हमें पता चला। कोई हमें मूर्ति मिली, स्टैच्यू मिली, तो स्टैच्यू में जो कोई नर्तकी है अगर डांस करती हुई है, अगर चूड़ियां पहन रही है तो चूड़ी वहां उस समय प्रचलन में थी, नाक में कुछ पहन रहे हैं गोल्ड, मतलब ये सारी चीजें हमें पता कैसे चल रही है, इतिहास समझ में आ रहा है ना। मुहर है तो क्या चीज का मुहर लगाया जाता था उस समय। तो ये हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेचर, यानी कि किताब के थ्रू, यानी किताब में जो चीजें लिखी रही है उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या आपको समझ में आया यहां तक चीजें? चलिए इसको पहले रब करते हैं, चीजों को साफ करते हैं, और फिर हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या कहा आपको। देखिए हमने आपको ये कहा कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो चीज ही है, एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना। तात्विक स्रोत क्या होता है, जैसे कि आपके अभिलेख हो गए, स्टोन हो गए, कोई लकड़ी हो गया, कोई भी आपका स्टैच्यू मिला है, कोई मेटल हो गया है, कोई कॉइन्स हो गए, कोई सिक्के हो गए, ये सारे क्या हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए। इससे हमें जानकारी मिली है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, ठीक है ना, कौन से जानवर वहां पे पालतू पशु एज उनके साथ रहते थे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में आइए। देखिए इसके बाद मैंने कार्बन 14 के बारे में यहाँ लिख दिया है। कार्बन 14 जो पद्धति है, इससे हम सजीवों की, जो जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं ना, उसको ही हम क्या करें, कोई जीव जंतु का अवशेष मिला है, बहुत पुराना है, तो कितना पुराना, उनकी उम्र का पता लगाते हैं कार्बन 14 पद्धति से। और यूरेनियम डेटिंग पद्धति से कोई भी निर्जीव है उसकी उम्र कितनी है उसका हम पता लगाते हैं यूरेनियम डेटिंग से। अब आइए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब समझ में आ रहा है, लिखा हुआ स्रोत आपको मिला, ठीक है, जिसको पढ़ करके इतिहास लिख दिया गया, ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ भाई, तो ये आपका इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, ये आपका साहित्यिक स्रोत से पता कर लिया हम लोग। अब देखिए साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटेंगे, एक तो ऐसा किताब होगा जो धार्मिक होंगे, यानी धर्म से रिलेटेड होगा, एक होगा गैर धार्मिक। धर्म से भी रिलेटेड जो है किताबें जो लिखी गई है, एक तो सुन करके लिख दिया गया, यानी कई सारे ऋषि मुनियां आए और उसको सुन करके लिख दिया गया, और कई ऐसे धार्मिक किताबें हैं जो स्मृति है, यानी कि याद है उसको अच्छे से लिखे हैं और उनके लेखक मिलेंगे, जैसे महाकाव्य है, महाभारत, रामायण, इनके आपके लेखक मिलेंगे, पुराण, स्मृति पुस्तक, ये सारे जो है भाई इनके लेखक मिलेंगे। लेकिन जो श्रुति, जो सुन करके, जो ऋषि मुनियों ने कहा उनको जो सुन करके लिख दिया है, इनके कोई लेखक नहीं मिलेंगे। जैसे अब इनके भी दो भाग में, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि वेद हो गया, ब्राह्मण पुस्तक हो गया, अरण्यक पुस्तक हो गया, उपनिषद, वेदांत, ये सभी क्या है, ये सभी सुन करके लिखे गए हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और गैर ब्राह्मण जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म से रिलेटेड जितने पुस्तकें हैं, ये सभी गैर ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। लेकिन अब ये याद रखना है कि ये जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ हो चाहे गैर ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी सुन करके लिखे गए हैं, इसलिए इसके कोई भी आपको लेखक नहीं मिलेंगे। लेकिन जो स्मृति पुस्तक है, साहित्यिक स्रोत है, जैसे महाकाव्य में आपका महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति पुस्तक, इनके आपको क्या मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया धार्मिक बुक। और एक है गैर धार्मिक बुक, यानी कि जिसमें बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए थे और बहुत सारे भारतीय यात्री भी भारत का भ्रमण किया और उन्होंने पुस्तकें लिखी है, तो वो उसके थ्रू भी हमें जानकारी मिला कि भारत का क्या रहन सहन था, भारत की संस्कृति कैसी थी, भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, समझ में है ना। तो ये दो तरीका है, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना भाई, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं
और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि आज का जो सिलेबस में हमने पहला जो टॉपिक देखा था वो क्या था, सोर्स था, यानी कि स्रोत था कि नहीं जी। यानी हमने ये समझा कि स्रोत या सोर्स जो हम लोग कह रहे हैं, ये जो पहला चैप्टर है इसका प्राचीन भारत के इतिहास में, इसमें हमने ये जाना कि इसमें दो प्रकार के सोर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो किताबें में लिखी हुई बातें हैं, और कुछ ऐसे किताबें मैंने बताया, धार्मिक ग्रंथ, एक गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में भी एक सुन करके लिखा गया पुस्तक है, और एक स्मृति जो याद है उस पर लिखा गया है। फिर इसको भी हमने दो भाग में बांटा, ब्राह्मण ग्रंथ, एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ। जितने बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, जैन धर्म के ग्रंथ, ये सभी गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जितने वेद आ गए, अरण्यक आ गया, उपनिषद आ गया, ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और इसके बाद इधर आपके महाकाव्य हो गए, और महाभारत हो गए, रामायण, इनके क्या आपको लेखक मिलेंगे। और इधर जितने भी ट्रैवलर रहे, यानी कि जितने भी यात्री रहे, चाहे विदेशी यात्री हो चाहे भारतीय यात्री, उन्होंने भारत को भ्रमण करके जो चीजें देखा उनको लिख करके जो पुस्तक रिलीज की, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। तो वो हो गया साहित्यिक स्रोत, यानी इसके थ्रू हमें इतिहास की जानकारी मिली है, और एक हमें पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिली है। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है भाई। देखिए आज का पहला क्लास है, आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास का नाम दे सकते हैं, लेकिन अब इंट्रोडक्शन खत्म है, क्योंकि अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, आपका बीपीएससी में भी और एनटीपीसी में भी, और मैं क्वेश्चन लिया भी हूं। पाषाण काल, यानी कि स्रोत खत्म करने के बाद अब हम लोग आ गए पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। ये क्या है इसको समझिए पहले, ठीक है। यहां तक हमने चीजों को कवर कर लिया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इतिहास में। अब इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, 3 काल में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि सर ये आपने सिलेबस जो बतलाया ना यहाँ पे, इसको बतलाने का क्या ही जरूरत था, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। आपका पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से ये जो काल अभी हम आपको जो बताएंगे ना, ये काल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। अभी समझिएगा चीजों को एक एक करके। देखिए अभी मैंने क्या बताया, जो इतिहास है उसको हम क्या करते हैं, 3 काल में विभाजित करते हैं। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है समझेंगे। देखिए जब हम बात कर रहे होंगे प्राग ऐतिहासिक काल की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस काल के लिए देखिए हम क्या किए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमारे पास 100 साल है, ठीक है ना। तो हम 100 साल को क्या किए हैं, इसको विभाजित कर दिए 3 काल में, 1 काल, 2 काल, 3 काल, ठीक है। ये चलेगा 0 से 30 साल तक, एक चलेगा आपका 30 से 60, और एक काल चलेगा आपका 60 से 100, ठीक है ना। 60 से 100, 60 से 100। अब देखिए ये वो साल है, इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 30 साल में आपका जो भी चीजें चला है, यानी कि आप 100 साल आपका उम्र है, इसमें 0 से 30 साल की उम्र में आपने जो भी चीजें की है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बतलाया है। उसका 30 से 60 साल में आपने जो चीज की है उसके बारे में मैंने यहाँ बतलाया है, और 60 से 100 साल में जो चीज आपने किया है उसके बारे में मैंने बतलाया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बतलाने के क्रम में ये जो 0 से 30 साल में आपने जो भी चीजें किया, इसको जो मैंने बतलाया है ना, या जो भी आपको मैंने बतलाया है वो हमने कैसे बतलाया है, उसकी जानकारी कहीं भी लिखित नहीं थी, ठीक है ना। यानी कि हमने साहित्यिक स्रोत का मदद नहीं लिया था, समझिए भाई, हमने साहित्यिक स्रोत का मदद नहीं लिया, क्योंकि कोई भी लिखित कोई ग्रंथ था ही नहीं कि आपका 0 से 30 साल का उम्र कैसे बीता। तो हमने कैसे लिखा, तो हमने क्या देखा कि आपका कोई कपड़ा मिला है, और कपड़े में मुझे ऊनी वस्त्र मिला, यानी हम ये समझ गए कि आप 0 से 30 साल में ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते, तो ये कपड़ा मिलना यानी क्या हो गया, ये एक आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। साथ के साथ मैंने ये देखा कि आपके साथ एक जानवर भी देखा, छोटा सा बिल्ली, यानी हमने ये समझ लिया कि आप इस उम्र में कोई जीव जंतु को भी साथ में रखते थे, वो कौन था, बिल्ली। यानी ये सभी क्या पुरातात्विक स्रोत है। अभी ये मैं पता कर लूंगा कि ये बिल्ली कितनी पुरानी है, कार्बन 14 से। अब ये कपड़े कितने पुराने, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इसी प्रकार ये जो एक काल हो गया, इसको हमने नाम क्या दिया, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अभी आएंगे उसमें भी, हिस्ट्री में भी। अब 30 से 60 साल में आपका जो भी चीजें चली, आपकी जो भी क्रियाकलाप एक्टिविटी हुई, उसको मैंने क्या किया है, उसके लिए पुरातात्विक स्रोत का भी मदद लिया है, और साहित्यिक स्रोत मुझे मिले हैं, लिखे हुए मिले हैं, लेकिन ऐसे इस प्रकार से लिखे हुए थे कि उसको मैं पढ़ ही नहीं पाया, मतलब उसकी लिपि मुझे समझ में नहीं आई। हिंदी लिपि मुझे आती है, रोमन इंग्लिश आती है, लेकिन वो लिपि में लिखा ही नहीं गया, इसलिए मैंने उसको पढ़ ही नहीं पाया। यानी कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मुझे, लेकिन मैं उसको पढ़ने में असमर्थ रहा।
मतलब ऐसे ऋषि मुनियों ने इस तरह के शब्द संस्कृत इस तरह से लिखे कि मैं उनको समझ ही नहीं पढ़ा पाया, ना मैं पढ़ पाया, और ना ही इतने अच्छे तरह से लिखा हुआ था। पर्याप्त मात्रा में आपको पूरा डाटा भी नहीं दिया गया था, इसलिए साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। तो इसमें भी जो भी जानकारी मैंने लिखा कैसे, पुरातात्विक स्रोत के मदद से ही लिखा, ठीक है। इसके बाद जब 60 से 100 साल के बीच में जो मैंने आपकी बारे जो भी कहानी मैंने लिखी, उसके लिए पुरातात्विक स्रोत भी मेरे पास थे और साहित्यिक स्रोत भी थे, यानी कई सारी किताबें भी मिली मुझे जो मैं पढ़ भी पाया और पर्याप्त मात्रा में मुझे जानकारी मिली, और पुरातात्विक स्रोत का भी मदद लेके मैंने इसको लिख डाला। तो ये 3 काल है। 0 से 3 प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, जिसमें क्या है, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। इसको हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ना ही हम इसको पढ़ पाए हैं। और 60 से 100 में जिसको हम ऐतिहासिक काल कह रहे हैं, जिसके लिए पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है। समझ में आया ये क्या होता है? अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, इसको बस हिस्ट्री से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। हिस्ट्री से हम लोग क्या करेंगे, इसको बस अब जोड़ देंगे। अब समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। तो देखिए, हमने इतिहास को भी सेम उसी प्रकार से, जो आपके 100 साल के उम्र को मैंने बांटा है ना, उसी प्रकार से इतिहास को भी हम लोग 3 काल में विभाजित करेंगे। एक काल ये है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का नाम दे रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने क्या लिखा है समझिए। इस काल के लिए कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या, साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर सोर्स उपलब्ध नहीं है। इस काल का जो अध्ययन कैसे किया हो गया, पुरातात्विक स्रोत से किया गया है। जैसे जो पाषाण काल जो हम लोग पढ़ेंगे और जो ताम्र पाषाण काल, समझिए पाषाण काल मैंने समझाया था ना, पा से पाषाण, पा से पत्थर यूज करेंगे यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा। उसी प्रकार ताम्र पाषाण में क्या यूज होगा, पा से पाषाण यानी पा से पत्थर तो यूज होगा, लेकिन ता से तांबा भी, पहली धातु इंसान यूज करना इस्तेमाल कर देंगे, तांबा और पत्थर, ताम्र पाषाण काल। अब ये जो काल है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसके बारे हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, ये सारा जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो किस बेसिस में, पुरातात्विक स्रोत के बेसिस पे। कहीं भी लिखित कोई सोर्स, रिटन सोर्स हमें नहीं मिली है, इसलिए हम इसको कहाँ रखे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। अब बोलिएगा कि क्या कर रहे सर इतना जानकारी लेकर के, क्या क्वेश्चन बनता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अगली क्लास में तो मैं करवाऊंगा, दिखाऊंगा भी। समझिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, ये जो आपको मैंने सिलेबस लिखवाया ना, कि ये पाषाण काल या ये जो स्टोन एज है, ये कौन सा काल का है, प्राग ऐतिहासिक काल का है, आद्य ऐतिहासिक काल का है, या फिर ऐतिहासिक काल का है? अब तो आपको क्लियर आ गया होगा कि पाषाण काल वो काल है और ताम्र पाषाण काल वो काल है जहां पे क्या हमें जानकारी मिली है, पुरातात्विक, यानी कि ये कौन सा काल होगा, प्राग ऐतिहासिक काल होगा। चलिए अब आपको समझ में आ रहा ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो 3 काल हम लोगों ने विभाजित किया, याद करिए भाई, सब कुछ याद करते हुए चलना। 3 काल में हम लोग विभाजित कर रहे हैं। एक क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कोई भी रिटेन सोर्स नहीं मिले हैं, यानी रिटेन सोर्स नहीं, यानी कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। और यहाँ पे क्या मिला हमें, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू ही हमने पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ा है। यानी कि पाषाण काल में जो मैंने आपको कहा कि लोग पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे, कई सारे हमें उपकरण मिले, कई सारे हमें औजार मिले जो कांची के बने हुए थे, कई सारे अलग अलग टाइप के पत्थर के बने थे। पत्थरों का शेप कुछ इस प्रकार का मिला, कहीं पत्थर इस प्रकार से नुकीले मिले। तो इससे हम समझ गए क्या, कि यहाँ के जो लोग थे सबसे ज्यादा क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर ताम्र पाषाण काल के बारे में जो हमने पढ़ा या जो हम लोग पढ़ेंगे, वो भी कैसे पढ़ेंगे, इसका कोई भी किताब, कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, वो भी हम लोग पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत से ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि लोग पत्थर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर के साथ साथ तांबा भी इस्तेमाल करने लग गए थे औजार में कुछ कुछ। तो हम ये समझ में आ गया कि यहाँ के लोग तांबे से भी परिचित हो चुके थे। चलिए समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत के एविडेंस मिले हैं, कोई भी साहित्यिक स्रोत के एविडेंस नहीं मिले हैं। एग्जाम्पल पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक काल के पास आते हैं। चलिए सेकंड नंबर है हम लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, इसको पहले पढ़िए। देखिए इसमें हम लोग लिखित विवरण तो मिले हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक काल के बारे पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे जो पढ़ेंगे,
तो ये कैसे पढ़ रहे हैं समझिए, ये कौन सा काल के अंदर है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, इसमें लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि आपके पास किताब तो है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें जो लिखी गई, जो लिपि का इस्तेमाल किया गया उसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए लिखित विवरण तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इसमें भी जो भी चीजें हम लोगों को जानकारी मिली है, हड़प्पा सभ्यता, तो आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि बनवाली से हमें कंगन की चूड़ियां मिली है, या नाचती हुई कोई नर्तकी का कांसे की मूर्तियां मिली है, तो ये सभी पूरा तात्विक स्रोत हो गए ना भाई। सारी निर्जीव वस्तुएं, कई मानव कंकाल मिले, सजीव वस्तुएं मिली है, कितनी पुरानी है। कार्बन 14 से हम लोगों ने जांचा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने जांच करके पता किया कि इतने साल पुरानी है। तब जाके हम पता करें कि अच्छा, हम लोगों की जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो इतने साल पुरानी है। कोई भी चीज हम जब बोल रहे हैं कि इतनी पुरानी, कैसे बोलेंगे, कार्बन 14 या यूरेनियम डेटिंग से हम लोग उसकी उम्र सीमा निकालेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में रिटेन सोर्स उपलब्ध है, समझिएगा मेरे भाई। लिखित सोर्स तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी ये पर्याप्त मात्रा में भी नहीं थे। जो भी किताबें मिली वो भी पर्याप्त मात्रा में लिखी नहीं, यानी ये कि हड़प्पा सभ्यता में कई जगह कुछ चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। लेकिन हाँ, यहां पे जो हड़प्पा सभ्यता में आपको चित्रात्मक लिपि मिलेगा। अच्छा, एक वर्ड समझिएगा इसके बीच का, एक है आपका लिपि, ठीक है ना, एक है आपका लिपि और एक है आपका चित्रात्मक लिपि, एक है आपका चित्रात्मक, एक है आपका चित्रात्मक लिपि। इसमें क्या डिफरेंस, इसका मतलब समझ आता है। जैसे कि लिपि में आप बोलते हैं ना देवनागरी लिपि, ठीक है, जो हम लोग हिंदी लिख रहे हैं भाई, जो आप पढ़ भी पा रहे हैं। चित्रात्मक लिपि मतलब क्या, देखिए, चित्रात्मक लिपि कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता से हमें ये मिली है चित्रात्मक लिपि, यानी कि क्या है कि अब देखिए समय चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। अब एक और मैं चित्रात्मक लिपि बना रहा हूं, इसमें अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे हंसता हुआ चेहरा है, यानी कि ये मैं बतला रहा हूँ कि मुड्डी मेरा बहुत खुश है भाई, और यहाँ पे भाई एकदम उदास सा चेहरा बनाया, तो ये मेरा उदास मन है। ये चित्रात्मक, आप लोग मैसेजेस करते हैं ना, इमोजीज जिसको आप बोलते हैं, ये चित्रात्मक लिपि है, यानी कि चित्र के थ्रू हम लोग बातें कर रहे हैं। तो कई सारे चित्रात्मक लिपि हड़प्पा सभ्यता में मिली है कि कोई नर्तकी डांस कर रहे हैं, कोई गुफा में कोई हिरन को दौड़ा रहा है, तो हिरन का वहां पे चित्र मिला है बना हुआ। तो इससे समझ में आया कि लोग यहाँ पे शिकार करते थे हिरन का, समझे, ये चित्रात्मक लिपि हो गया। खैर ये सब जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां और भी डिटेल करेंगे, लेकिन मैं आज पहला क्लास इसलिए बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, धीरे धीरे तो और भी चीज आपका क्लियर होगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल में एग्जाम्पल याद हो गया आपको, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल जो है आपका, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल, देखिए मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं आपको कैसे यहां से बनेगा। उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल का संबंध है, उत्तर वैदिक काल का संबंध है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का संबंध है। ऑप्शन ए दे दीजिए मुझे, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल से है। ऑप्शन बी मैं दे दे रहा हूं आपको, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन सी मैं दे दे रहा हूं आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यानी आपको मैंने अभी बतलाया कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है, इसमें हमें क्या बतलाया हमने कि उत्तर वैदिक काल हो, चाहे आपका ऋग वैदिक काल हो या हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों सभ्यता कौन से काल के हैं, तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल के हैं, जहां रिटेन सोर्स तो मिले लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। चलिए अब अगला जो है आपका ऐतिहासिक काल, तीसरे नंबर का ऐतिहासिक काल, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखित विवरण भी उपलब्ध है और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, और जो साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हम उसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में वहां से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे, इसलिए तो बौद्ध धर्म की जो किताबें आए उसमें जो भी चीजें लिखी उसको हम लोगों ने पढ़ पाया। मौर्य काल, अब आपका जो भी वेद, क्या अपने लोगों ने वेद पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। जो ऋषि मुनियों ने कह दिया उसको लिखा गया, ऋषि मुनियों ने जो संस्कृत वर्ड को इस्तेमाल किया वो हम लोगों ने नहीं पढ़ पाया भाई। तो ये सभी हो गए आपके क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है जिसको हम लोगों ने पढ़ पाया, जो लिखित, जो रिटेन सोर्स मिले, जो लिखित साक्ष्य मिले उसको हम लोगों ने पढ़ पाया, वो आपका ऐतिहासिक काल। तो महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्त उत्तर काल। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। यानी अगर आपको यहाँ पे कोई भी आप क्वेश्चन पूछेगा काल से, आपका यहाँ पे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से, तो क्या आपको दिक्कत होगा? मुझे ये बतलाइए, जो स्टोन एज है ये कौन सा काल का पीरियड है, क्या आप बतला पाइएगा? स्टोन एज पत्थर और ताम्रपाषाण काल, ये दोनों क्या है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल है।
प्राग ऐतिहासिक काल है ना भाई, अभी ना मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है। अब बताइएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये तीनों कौन से काल के हैं भाई? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के हैं, ठीक है ना। ये कौन से काल से संबंध है? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद यहाँ से महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल, ये तीनों, ये सभी के सभी किससे संबंधित है? तो ऐतिहासिक काल से, ठीक है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका बनेगा, अब आपको कोई याद करने की जरूरत है नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है? पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पूरा जो हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण के बारे में जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा कैसे पढ़ेंगे? जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसके थ्रू पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक, ये भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत से ही जानकारी लेकर के पढ़ेंगे। बाकी महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर, इसके लिए पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, ये बतलाइएगा। अब यहां तक क्लियर है तो एक चीज है इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का सवाल बन जाता है भाई, ठीक है ना। अब आप में से कई स्टूडेंट हैं और ईयर को भी लेकर के लोग परेशान रहते हैं, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट, तो इसको समझते हैं। देखिए संवत, संवत इस चीज को समझिए कि संवत का मतलब क्या होता है? वर्ष, यानी ईयर, यानी कि कैलेंडर जो बोलते हैं ना, ईयर, ईयर के बारे में यहां से सवाल आपका भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे हम लोग पूरा का पूरा डाटा कवर करेंगे, एनटीपीसी, जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, दरोगा, बिहार सीजीएल के लिए भी और बीपीएससी, जेपीएससी के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले देखिए कैलेंडर जो बनाया गया, अंग्रेजों ने जो माना है, जो ईसा मसीह के जन्म के आधार पे माना, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है समझिए, एक कैलेंडर, पहले तो नाम समझिए क्या क्या। एक हम लोग कहेंगे ईसा संवत, यानी कि ईसा साल होगा, यानी ईसा मसीह का जो जन्म है उस समय से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि उस समय से हम लोग एक साल, फिर दूसरा साल, तीसरा साल मनाएंगे। एक होगा विक्रम संवत, जो विक्रम आदित्य रहे हैं उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एक कैलेंडर ईसा संवत है, एक है आपका विक्रम संवत है, एक आपका शक संवत है, एक आपका गुप्त संवत है और एक आपका हिजरी संवत है, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले ईसा संवत के बारे में समझते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए ईसा संवत का मतलब, इसका संबंध किससे? ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म से संबंधित मतलब क्या है वो भी समझिए। देखिए एक वर्ड मिलेगा आपको एडी और एक वर्ड मिलेगा आपको बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब क्या है कि ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह का जन्म हो गया है, ठीक है। यहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये पहला साल है। अब इसके बाद जो भी घटनाएं कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे? एडी कहेंगे, यानी इसको हम क्या नाम देंगे? ईसवी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इसको ईसवी कहेंगे। और जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व की घटना, यानी इसको हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या बोला आपने? देखिए समझिए, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं एक नंबर सिस्टम में। देखिए ये आपका, यहां मैं बता रहा हूं कि यहां पे आपको ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है ना। ये हो गया आपका ईसा मसीह का जन्म, यानी ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, यानी यही पहला साल हो गया। इसके बाद आपका दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये पांचवा साल। यानी अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे कहीं 1000 वर्ष होगा, फिर यहाँ पे आपका 2000 वर्ष आएगा, फिर अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? 2024। तो 2024 क्या? एनो डोमिनी, या फिर क्या कहेंगे? 2024 ईसवी कहेंगे। क्या कहेंगे? ईसवी कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात है। लेकिन अगर कोई घटना इधर घटी है, ठीक है ना, इधर आ जाइए, तो यहाँ भी ऐसे स्टार्ट होगा 1 से 2 से 3 से 4 से, फिर यहाँ भी 100 आएगा, फिर यहाँ 500 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये 500 क्या होगा? बीसी। 100 क्या होगा? ये बीसी। इसका मतलब क्या? अगर यहाँ पर कोई घटना घटी है, इसका मतलब हम 500 बीसी बोल रहे हैं, मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पूर्व की घटना। और 2000 की अभी कोई घटना घट रही है, तो ईसा मसीह के जन्म से अभी कोई भी घटना घट रही है, तो अभी 2024 में हम लोग, तो ईसा अभी जो घटना घट रही है ना, जो भी चीजें घटना घट रही है, ईसा मसीह के जन्म से 2024 साल पुराना की घटना है। और अगर यहाँ कोई घटना हो रहा है तो अभी ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, कितना साल अभी बाकी है जन्म होने में? तो 500 साल समय बचा हुआ। ये गैप देख लीजिए। अगर यहाँ कोई घटना घट रही है तो यानी कि ईसा मसीह का भी जन्म होने में कितना समय बचा हुआ है? 100 साल का समय बचा हुआ। तो ये अंग्रेजों का कैलेंडर है, ठीक है ना, और यही कैलेंडर हम लोग भी फॉलो करते हैं। हिंदुओं का अलग कैलेंडर है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। चलिए शक संवत जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आपको एक संवत पढ़ना है विक्रम संवत। ये समझ में आया ना भाई? देखिए ये मैप यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर को, और भी चीजें क्लियर आएगा। देखिए यहाँ मैंने दिखाया है इस जीरो को, इसका मतलब क्या है? इसको हमने बताया कि ये ईसा मसीह का जन्म हुआ।
अब इधर जाएंगे तो क्या होगा, एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का ईयर होगा, ईसवी जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। और इधर अगर हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, ठीक है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना है। क्लियर है भाई, यानी ये हम लोग ओरिजिन मानते हैं ईसा संवत में। अगर ईसा संवत की बात होगी तो हम लोग क्या ओरिजिन मान रहे हैं, ईसा मसीह का जन्म। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विक्रम संवत की। अब ये विक्रम संवत क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए विक्रम संवत के बारे में मैंने क्या लिखा है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा पहले उसको कवर करिए। देखिए विक्रम संवत में जो आपका क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले बोला जाएगा कि जो विक्रम संवत को स्टार्ट करने वाले, यानी कि विक्रम संवत जो कैलेंडर है इसको स्टार्ट करने वाले जो कौन से राजा थे, तो राजा विक्रमादित्य थे, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की कब की, 57, अभी समझाएंगे भाई, ये बहुत शानदार क्वेश्चन कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूं आपको। 57 बीसी में विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था ये विक्रम संवत, तो देखिए इन्होंने जो शक के जो राजा थे जो भारत में आए हुए थे उनको क्या किया था, हराया था। तो इनके हराने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने विक्रम आदित्य की एक उपाधि लेते हैं, ठीक है ना। इसके देख में बहुत सारे ऐसे राजा आएंगे जो विक्रम आदित्य के उपाधि ग्रहण करेंगे। भाई ये क्या हुआ था, मैं स्टोरी बता रहा हूं। देखिए भारत में अगर पूछा जाएगा, यहां से ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत में जो है ना, देखिए पहली बार भारत में अगर कोई मतलब कि संवत की चर्चा किए थे, यानी कि साल का चर्चा किया था, पहला साल का चर्चा करने वाले कौन है, पहला साल का चर्चा करने वाले कौन है, तो विक्रमादित्य ही। पहली बार भारत में इन्होंने क्या किया था, विदेश से एक शासक आए थे, एक राजा आए थे शक, ठीक है, वो भारत आए थे और भारत विदेश से आए हुए थे। तो इनको क्या किया, पराजय किया, इनको हराया, और हराने की खुशी में ही इन्होंने अपनी एक उपाधि अपने आप को दी, विक्रमादित्य की उपाधि दी, ठीक है। और तब कहा कि आज हम लोग भाई शकों को, विदेशी जो राजा उनको हराए, तो आज मैं अपनी एक उपाधि धारण कर रही हूं और आज से ही क्या है, नया साल स्टार्ट होगा, समझे ना। जैसे सरकार की जो फाइनेंशियल नया साल कब से स्टार्ट होता है, वो क्या कहते हैं, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा, सरकार मानते हैं। उसी प्रकार विक्रमादित्य ने पहला राजा है भाई, पहला हिंदू धर्म का जो राजा है जिसने पहले साल की या फिर कहा जाए संवत की कैलेंडर को स्टार्ट करने वाले कौन है, तो यही विक्रमादित्य है। क्यों किया था, जो विदेशी शासक शक थे उनको पराजित किया, और उनको पराजित करने की खुशी में ही एक उपाधि ग्रहण की जिसको हम कहेंगे विक्रमादित्य की उपाधि। और तब से ही कैलेंडर को, इस पहला कैलेंडर स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग कहें विक्रम संवत, अपने नाम पर ही रखा उन्होंने विक्रम संवत, यानी जो पहला साल है, संवत मतलब क्या है, साल, विक्रम साल, समझ में आया ना। अब इसी प्रकार कई राजा देखा देखी करेंगे कि बहुत सारे जो बाहर विदेशी शासक को हराएंगे और क्या करेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे और कहेंगे कि अभी से नया साल। तो हर राजा अपने अपने तरह से, लेकिन जो जो फेमस है वो आपको याद रखना है। तो विक्रमादित्य, अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि देखिए चंद्रगुप्त को ले लीजिए। चंद्रगुप्त ने क्या किया, उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, जो विदेशी शासक है उसको मार करके भगाया, और उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, इसका मूल नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन इसने क्या किया, विदेशी शासकों को भगाया और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, उपाधि ग्रहण कर लिया। तो ऐसे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा थे, 14 राजा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिन्होंने विदेशी शासकों को भगाया और क्या किया था, इन्होंने उपाधि ग्रहण किया था, किसका, विक्रमादित्य की। जो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाले जो अंतिम राजा है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाम याद रखिएगा, हेमू, लास्ट अंतिम हिंदू धर्म के जो शासक है हेमू, जिन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जो पानीपत के द्वितीय पानीपत के युद्ध में मारा गया था, ठीक है ना। ये सब हम लोग मेडाइवल में कवर कर देंगे वैसे, लेकिन अभी याद रखिएगा यहाँ पे मैं बतला रहा हूं तो कि विक्रम संवत का संबंध देखिए कहां से है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो पूछा जाएगा कि जो विक्रम संवत है स्टार्ट किसने किया, तो आप बताइएगा विक्रमादित्य। क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि इन्होंने विदेशी शासक कौन, शकों को पराजित किया था, उसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। कब स्टार्ट किया था, 57 बीसी। इसका मतलब समझिएगा, मैं अभी ये समझाऊंगा। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा है, 14। अंतिम हिंदू राजा कौन है, हेमू। हेमू की मृत्यु कब हुई थी, द्वितीय पानीपत के युद्ध में हुई थी, ठीक है। अब आइए यहां इन्होंने क्या कहा है कि जो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ 57 बीसी में स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है, देखिए इस मैप को देखिए, यहां समझिएगा एक एक चीज को। देखिए 57 बीसी कहने का मतलब क्या है, इसको पहले समझिए। 57 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्या है, ये ईसा पूर्व,
यानी कि ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, 57 साल। तो देखिए यहाँ क्या ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसके 57 साल पहले ही विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर स्टार्ट किया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, विक्रम संवत। यानी अगर अभी आपका 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है कौन से कैलेंडर, ईसा संवत के कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं भाई, बीपीएससी जेपीएससी यही सब क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे बतलाइए कि भारत जो आजाद हुआ कब, 1947 में। ये 1947 हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ईसा संवत के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पूछेगा कि भारत आजाद हुआ है कौन से साल में। अब आप बोले क्या बच्चे वाले सवाल किया, भारत कौन से साल में आजाद हुआ है, और पहला ऑप्शन रहेगा 1947 विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है ना, 1947 विक्रम संवत के अनुसार। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, अब देखिए अगर मैं आपको बोल लूं कि भारत आजाद हुआ है, मुझे बतलाइए विक्रम संवत इस कैलेंडर के अनुसार मुझे बतलाइए, ठीक है ना, विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार मुझे बतलाइए कि भारत कब आजाद हुआ। क्या बतला पाइएगा, क्यों नहीं बतला पाइएगा, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि विक्रम संवत का कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। यानी भारत 1947 में क्या हुआ, आजाद हो रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ईसा संवत के अनुसार, ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म के अनुसार है। और विक्रम संवत के अनुसार अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, 57 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 57 साल और जोड़ देंगे तो 7 7 14, 4 5 9, 4 5 क्या हो जाएगा 9, और 10 ये 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। यानी कि भारत कब आजाद होगा, विक्रम संवत के अनुसार 2004 में, ठीक है ना, विक्रम संवत के अनुसार भारत कब आजाद हो रहा होगा, 2004 में। और एग्जांपल लिए, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा, 2024 चल रहा नहीं, ये कौन सा कैलेंडर के अनुसार, ईसा संवत के अनुसार। लेकिन आपको बोलेगा कि आप हमें बतलाइए विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा, विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा। तो विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ था, ईसा मसीह के 57 साल जन्म लेने से पहले हुआ है। यानी ये कैलेंडर देखिए ना भाई, यानी आप यहाँ है, विक्रम संवत यहाँ है, और हम लोग जो 2024 लिख रहे हैं इसके अनुसार, यानी ये 57 साल अभी हमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा। यानी विक्रम संवत जब भी बोले तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 साल और जोड़ देंगे, तो 7 4 11, 5 3 8, 2081 चल रहा, 2081 अभी चल रहा, 2024 नहीं 2081 चल रहा, किसके अकॉर्डिंग, विक्रम संवत के अनुसार। अगर आप किसी को बोल दीजिएगा भैया अभी 2081 चल रहा विक्रम संवत के अनुसार, तो लोग पगला जाएंगे। आपको बोलना होगा भैया हमने विक्रम संवत लगाया है। विक्रम संवत कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पूर्व स्टार्ट हुआ था। चलिए क्लियर है ना, विक्रम संवत भी, हाँ सर विक्रम संवत भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद विक्रम संवत क्लियर हो गया, कौन स्टार्ट किया, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब अगला जो कैलेंडर आया शक संवत। शक संवत क्या है इसको समझिए। देखिए शक संवत किसने स्टार्ट किया था, शक संवत स्टार्ट करने वाले कौन सा राजा, नाम याद कीजिए, कनिष्क। विक्रम किसने, विक्रमादित्य। शक किसने, कनिष्क। किस लिए स्टार्ट किया था इसने, तो इसने भी क्या किया, राज्याभिषेक धारण किया। जैसे क्या राजा विक्रमादित्य ने क्यों विक्रम संवत को स्टार्ट किया, तो उसने किसको हराया था, शकों को हराने के उपलक्ष्य में क्या किया था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो कनिष्क ने राज्याभिषेक अपना कराया था, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने 78वीं ईस्वी में क्या किया, शक संवत प्रारंभ किया। अब समझिए भाई शक संवत कब स्टार्ट हो रहा है, शक संवत कब स्टार्ट हो रहा है 78वीं ईस्वी में, और ये कब स्टार्ट हुआ 57 बीसी में। यानी ये है आपका एडी और ये है आपका बीसी, यानी ईसा पूर्व है। यानी कि ईसा मसीह के 78 साल के बाद स्टार्ट हुआ है शक संवत, समझे। यानी इस मैप में आइए, देखिए इस मैप को देखिएगा, पूरा चीज क्लियर होगा। यानी क्या है यहाँ पे बोला गया, इसको समझिए। ये हो गया आपका ईसा मसीह का जन्म, और शक संवत कब स्टार्ट किया गया 78 एडी में। यानी ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद स्टार्ट किया गया। यानी कि अगर आपसे मैं अगर यहाँ क्वेश्चन करूं, देखिए अगर यहाँ पे आपको शक संवत के अनुसार आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताइए शक संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है, तो पहले मुझे बताइए अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है। कौन से कैलेंडर के अनुसार, ईसा संवत के अनुसार, ठीक है ना, अंग्रेजों का कैलेंडर ये। लेकिन मुझे बतलाना है शक संवत के अनुसार शक संवत कब स्टार्ट हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से कब, 78 साल के बाद स्टार्ट हुआ, 78 साल के बाद है। यानी कि ईस्वी है ये, यानी ये क्या है आपका एडी है, ना कि बिफोर क्राइस्ट है। तो 78 साल के बाद स्टार्ट हुआ। यानी समझिए ये क्या करना पड़ेगा, ये वाला गैप को आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि यहां से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, ये 78 साल माइनस करना पड़ेगा हमें। यानी अभी कौन सा साल चल रहा होगा, 78 माइनस करिए, 14 में से 8 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 4, ये हो गया 9, ये 9, 1946 अभी चल रहा है। कौन से अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग,
तो कहेंगे शक संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 1946 चल रहा है। भाई ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन है, और यही एनटीपीसी दरोगा में क्या पूछेगा कि शक संवत किसने स्टार्ट किया, कहेंगे कनिष्क ने। क्यों स्टार्ट किया था, अपने किसने राज्याभिषेक करने के लिए। विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था, विक्रमादित्य ने। कब स्टार्ट किया था, 57 ईसा पूर्व स्टार्ट किया था। क्यों किया था, शकों को पराजित करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ रहे हैं ना भाई, कैसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया शक संवत भी। अगला चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं, शक संवत हो गया हमारा क्लियर। अगला हमारा है गुप्त संवत, ठीक है ना। चलिए गुप्त संवत को क्लियर करते हैं। गुप्त संवत क्या बोल रहा है इसको समझते। देखिए गुप्त संवत क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने भी क्या किया, विदेशी शासक को भगाया, और इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है ना। तो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने 319 ईस्वी में प्रारंभ किया। 319 ईस्वी मतलब 319 एडी, यानी ईसा मसीह के जन्म से कितने साल बाद, 319 साल के बाद प्रारंभ हुआ है क्या, गुप्त संवत। यानी इसको मैप में समझेंगे हम लोग। देखिए यहां आइए, इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। चलिए भाई, यहां क्या बोला गया है कि यहां पे ये बतला रहा है कि ये आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और गुप्त संवत यहां स्टार्ट हो रहा है कब, ईसा मसीह के जन्म से 319 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है। कौन स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्यों, इन्होंने क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था अपना इसी उपलक्ष्य में। अब आइए क्वेश्चन कैसे यहाँ पे भी समझिए, इसका भी एग्जाम्पल। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024, किसके अनुसार, ईसा संवत के अनुसार। आपको बतलाना है गुप्त संवत के अनुसार, ठीक है ना। गुप्त संवत के अनुसार कौन सा साल चल रहा अभी, तो भाई मुझे पता है गुप्त संवत कब से स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। कितने साल के बाद, 319 साल के बाद। तो 319 साल के बाद यानी कि ये 319 साल के बाद, यानी कि पहला साल ये गुप्त संवत क्या मना रहा, पहला साल यहां से मन रहा है। शक संवत अपना पहला साल यहां से मना रहा है, और विक्रम संवत यहां से मना रहा है। तो इसीलिए ना हमने विक्रम संवत में क्या किया, ये पहला साल यहां से मना रहे हैं, यानी कि 57 साल ये हमने छोड़ दिया था। और ये शक संवत यहां से पहला साल मना रहा है, ये कि 78 साल हमें छोड़ना पड़ेगा गुप्त शक संवत के अनुसार। और अगर गुप्त संवत के अनुसार अगर वो बात कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं भाई आप लोग, एक बार फिर से समझिए। देखिए आपको यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग गुप्त संवत पढ़ रहे हैं। इसका स्टार्टिंग पीरियड क्या, 319 एडी, यानी कि ईसा मसीह के ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद 319 साल के बाद। तो ये गुप्त संवत में ये पहला साल होगा, ठीक है ना। गुप्त संवत वाले ये पहला साल मना रहे हैं जब आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक करवाया, पहला साल है ये, ठीक है। और अभी चल रहा है 2024, लेकिन ये 2024 किसके अनुसार है, तो ये आपका ईसा मसीह के अनुसार है। तो ये जो गैपिंग, ये जो 319 साल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। यानी अगर गुप्त संवत के अनुसार अगर मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, मुझे बताइए कि अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 319 हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 14 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, 1 में से 1 जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6, यानी कि 1605, ठीक है ना भाई। अभी क्या चलेगा, 1605 नहीं होगा ना, 1905 होगा। 1 मिनट फिर से, चलिए मैंने बोला 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, 1 में से 1 चला जाएगा 0, और यहाँ में 10 में से 3 जाएगा 7, यानी कि 1 आ गया इधर, 1705 ईस्वी अभी चलेगा, ठीक है ना। 1705 ईस्वी अभी चल रहा है, किसके अनुसार, गुप्त संवत के अनुसार, ठीक है ना। किसके अनुसार, गुप्त संवत के अनुसार। क्लियर है। अब आइए अगला और अंतिम है हिजरी संवत। देखिए हिजरी संवत सिंपल सा याद रखिएगा, ये एक मुस्लिम कैलेंडर, मुसलमानों ने स्टार्ट किया था, इस्लाम धर्म ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था ये आपसे पूछता है, तो मोहम्मद साहब के जन्म नहीं, मोहम्मद साहब की मृत्यु नहीं, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी उसके ही उपलक्ष्य में हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया गया था 622 ईस्वी में। तो देखिए 622 ईस्वी कहाँ आएगा इस कैलेंडर में, देखिए इसको देखना भाई। चलिए इस कैलेंडर को देखिए, अब यहाँ कैलेंडर को देखिए, पूरा का पूरा चीज मैं आपको यहाँ रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा चीज मैं आपको रिवाइज करूंगा। हिजरी संवत कहाँ, पहले इसको देखिए, ये हो गया हिजरी संवत 622 ईस्वी, ठीक है ना, 622 ईस्वी। चलिए आगे क्लियर हो गया। ईसा संवत समझ में आ रहा, ईसा मसीह का जन्म से स्टार्ट होगा, और यहीं से इसके बाद जो भी घटनाएं होगी एडी, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ईस्वी कहेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका बीडी, यानी कि ये क्या हो गया आपका ईसा पूर्व, ठीक है, ये हो गया आपका ईसा पूर्व। ये क्लियर है भाई यहां तक चीजें, ठीक है सर। शक संवत कब स्टार्ट होगा, 78 एडी, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। विक्रम संवत कब स्टार्ट होगा, ऐसा समझिए, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। गुप्त संवत कब स्टार्ट होगा, ईसा मसीह के जन्म से कितने साल बाद, 319 साल के बाद। और अभी चल रहा है 324। तो आप हमें ये बतलाइए, देखिए क्वेश्चन पे ही आ जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, देखिए रेलवे में कैसे पूछा रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो भाई ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले स्टार्ट हुई है। चलिए ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं विक्रम संवत कब स्टार्ट हो रहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रेलवे का स्टैंडर्ड देखिए, यही चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे भी। विक्रम संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया गया था? विक्रम संवत का प्रारंभ विक्रम संवत किसके उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था? मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में नहीं, कनिष्क के राज्याभिषेक का उपलक्ष्य में नहीं, ये तो शक संवत स्टार्ट हुआ था। विक्रमादित्य ने शक शासक को हराने के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया था, कोई नहीं। यस, ये आ गया ऑप्शन सी सही होगा, विक्रमादित्य। अब ये देखिए बीपीएससी कैसे पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, पूछ रहा है कि निम्न में से, देखिए निम्न में से किसमें अंतराल सबसे अधिक है? समझे, तो आपको बतलाना क्या है कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा अंतराल है, गुप्त संवत और शक संवत के बीच, गुप्त संवत विक्रम संवत के बीच में, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में। तो क्या इसको नहीं बना पाइएगा? आप इसको लाइन बनाइए, याद करिए। ये हो गया आपका ईसा संवत, ये मैं बना रहा हूँ ईसा संवत, ठीक है ना, ईसा मसीह का जन्म हो गया। ये हो गया 78, क्या होगा ये आपका एडी होगा। ये क्या हो जाएगा आपका शक संवत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका गुप्त संवत हो जाएगा। ये कब हो जाएगा 319 एडी हो जाएगा। और ये हो गया आपका हिजरी संवत, ठीक है ना, ये हिजरी संवत हो गया 622 एडी हो गया आपका, ठीक है। और इधर आ जाइए, ये हो गया आपका विक्रम संवत, ठीक है ना, ये होगा विक्रम संवत 57 बीसी, ठीक है। चलिए, अब हमसे बोला गया है कि निम्न में से किसमें अंतराल सबसे ज्यादा है, अंतराल सबसे अधिक किसमें है? गुप्त संवत और शक संवत। देखिए अंतराल सबसे ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अंतराल किसके बीच में होगा? एक तो ये है, और सबसे ज्यादा किसके बीच होगा भाई? चलिए पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन। चलिए भाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला क्या दिया गया है? गुप्त संवत और शक संवत। तो कहाँ है गुप्त संवत? ये हो गया गुप्त संवत, और ये एक शक संवत। तो ये हो गया आपका अंतराल, ये एक अंतराल हो गया। चलिए ये पहला ऑप्शन का अंतराल मैंने यहाँ लिख दिया ए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गुप्त संवत और विक्रम संवत। गुप्त संवत कहाँ है? ये है, और ये हो गया आपका विक्रम संवत। तो ये हो गया आपका अंतराल एक, ये हो गया ये आपका, मैं लिख दे रहा हूँ बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, अंतराल जो बड़ा होगा भाई, यहाँ पे बोला गया सबसे अधिक अंतराल किसका। तीसरा दिया है शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत कहाँ है भाई? ये हो गया शक संवत, और ये हो गया आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत कहाँ भाई? विक्रम संवत ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया विक्रम संवत। यानी ये ऑप्शन बार बार रिपीट हो गया, शक संवत यहाँ भी आ गया है, विक्रम संवत यहाँ। अच्छा पहला ऑप्शन में गुप्त संवत और शक संवत है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाइए, ऑप्शन ए का ये नहीं था भाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? गुप्त संवत और शक संवत है। गुप्त संवत का ये है, और शक संवत यानी कि ये अंतराल है, यानी कि ये वाला अंतराल हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी ये हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया ये। ऑप्शन सी क्या है? शक संवत। शक संवत कहाँ भाई? ये हो गया आपका शक संवत, ठीक है, ये हो गया शक संवत, और ये हो गया आपका विक्रम संवत। तो इसका अंतराल क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। कौन सा अंतराल बड़ा है? देखिए एक तो मैं आपको दूसरे हरा से दिखा रहा हूँ, एक अंतराल ये हो गया आपका, ठीक है, बतलाइएगा कौन सा बड़ा अंतराल है। एक अंतराल ये हो गया, और एक अंतराल देखिए ये वाला बड़ा, आपको सबसे बड़ा अंतराल ये दिख रहा होगा। अच्छा ये वाला अंतराल नहीं है, ग्रीन वाला हटाइए, ग्रीन वाला नहीं था। अब ये अंतराल एक ये दिख रहा, ठीक है ना। कौन सा सबसे बड़ा अंतराल है मुझे ये बताइए, ऑप्शन बी है कि नहीं भाई? यानी कि जो गुप्त संवत है और जो विक्रम संवत के बीच का अंतराल सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे बनेगा? जब ये चीज आप समझ पाइएगा तब। तो देखिए बीपीएससी कैसे फंसा सकता है, समझ में आया ना भाई? लॉजिक समझ में आया? इसको बनाने का क्या पीछे लॉजिक था इसको, कि नहीं आया समझ में, ये बतलाइएगा। तो ये गैप आपसे पूछ रहा है कि किसके किसके बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा। तो वैसे भी समझिए गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ है भाई? देखिए गुप्त संवत इस मैप में आइए, गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ है? गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ है? देखिए गुप्त संवत स्टार्ट हुआ 319 एडी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शक संवत, ठीक है ना, शक संवत, ये रहा आपका शक संवत। तो ये हो गया आपका शक संवत, तो ये गैप रहा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए ये हो गया आपका अंतराल। अब आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गुप्त संवत और विक्रम संवत। गुप्त संवत ये रहा आपका गुप्त संवत, और ये हो गया आपका विक्रम संवत। यानी कि ये जो गैप मैं रेड कलर से दिखलाऊंगा, देखिए ये वाला गैप हो गया, एक हो गया ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी का देखिए क्या है? विक्रम, ये ऑप्शन सी कहाँ है? शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत, ये गैप हो गया, ये ऑप्शन सी। तो सबसे बड़ा ये था ना बी वाला गैप। चलिए हो गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पाषाण काल। यहां तक चीजें क्लियर है, साल संवत क्लियर हो गया आपका, आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल के बारे यानी कि स्टोन एज के बारे में। देखिए अब यहाँ पे हम लोग 3 युग के बारे में, इतिहास को हम लोग 3 युग में बांटेंगे, ठीक है ना। 3 युग में बांटेंगे, कौन कौन सा? एक होगा आपका पाषाण काल, ठीक है, एक होगा आपका पाषाण काल जहां लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ताम्र पाषाण काल, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। ताम्र पाषाण काल यानी यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे लोग? देखिए पाषाण यानी पत्थर तो होगा, लेकिन साथ के साथ तांबा यानी कि
तांबा प्लस पत्थर का इस्तेमाल करेंगे लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांस्य युगिन, ठीक है ना, कांस्य युगिन, यानी यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कांसा का इस्तेमाल करेंगे। तो कांसा कैसे बनता है, तांबा के साथ लोग क्या करेंगे, टीन मिला करके पहला मिश्र धातु बना देते हैं। पहला मिश्र धातु कौन सा था आपका, कांसा। और इसके बाद जब हम लोग चौथा पढ़ेंगे तो चौथे नंबर में क्या पढ़ेंगे, ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। जो कांस्य युगी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयरन एज, यानी कि लोह युग में जो आज हम लोग जीवित हैं, ठीक है। इससे ही हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ये आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युगी और आयरन एज पूरा एक साथ हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहला धातु मनुष्य ने इस्तेमाल किया तांबा, सबसे पहला मिश्र धातु क्या बोलेंगे, कांसा, ब्रॉन्ज एज, ठीक है भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इसका पार्ट यहाँ से आगे बढ़ेगा, मलाई आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से लेकर के। बाकी चलिए यहाँ पे रिकॉल करिए, रिवीजन करिए कि आगे क्या क्या चीजें आपको याद है भी नहीं, यहाँ से फटाफट मुझे बताते चलिएगा। अब एक एक बार हम लोग फटाफट चीजों को रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, जो आज के क्लास से जो क्वेश्चन बनेगा, मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चलिए इसको कवर करते हैं। मुझे बताना है स्टोन एज और ताम्र पाषाण काल कौन सा काल है, तो आद्य ऐतिहासिक काल है या प्राग ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, तो क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल है। हड़प्पा सभ्यता, ऋक वैदिक और उत्तर वैदिक, ये तीनों क्या है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल। और यहाँ से ये सारे क्या है आपके ऐतिहासिक काल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आपका संवत में मैंने चीजें क्लियर करवाया, क्या 3 संवत मैंने बताया, ये सारा आपको मैंने बतला दिया है। 3 संवत में आपका है, एक ईसा संवत है, एक आपका विक्रम संवत, किसने स्टार्ट, विक्रमादित्य ने 57 BC में और शकों को हराने के उपलक्ष्य में। शक संवत कनिष्क ने राज्यभिषेक के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। गुप्त संवत कब, 319 साल के जन्म के बाद ईसा मसीह के। हिजरी सन मुसलमानों का एक कैलेंडर, इस्लाम मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, ईसा मसीह के 622 ईस्वी के बाद हिजरी संवत यानी हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, पूरा आपका पाषाण काल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एकदम BPSC लेवल तक की चीजों को हम लोग लेकर के चलेंगे। पूरा निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ये सारा चीज पढ़ते हुए फिर हम लोग आएंगे नव पाषाण काल में, फिर हम लोग आ जाएंगे कांस्य युगीन में। ये पूरा पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद फिर जब ये खत्म होगा तो हम लोग का स्टार्ट होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। क्या स्टार्ट होगा हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता। तो पाषाण काल अभी हम लोग का बचा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, इस प्रकार से 2-2 क्लास में आगे सब कुछ निपटाएंगे। ये तो देखिए एक क्लास में निपटेगा, हड़प्पा सभ्यता को 2 क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे भाई। चलिए तो हम लोगों के बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के